तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने अभी तक लगभग चैप्टर का जो है पढ़ लिया है, जिसमें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्परफेक्शन इन सॉलिड पढ़ा, जिसमें डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। उसके पहले क्रिस्टल लेटिस के बारे में सारा था। लेक्चर हमारा सब राइस ट्यूटोरियल ऐप पर अपलोड है, जो भी तुम चाहो, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है तो उस पीछे भी देख सकते हो। तो आज हम लोग जो कि सॉलिड स्टेट का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो सॉलिड को जाहिर है कि इलेक्ट्रिकली जो है तुमको दो प्रकार के सॉलिड को, जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई किया था, उसमें था मेटेलिक और तुम्हारा जो कि मेटेलिक और तुमको आयनिक जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मेटेलिक किसके कारण कंडक्टर होते हैं? इसमें मेटेलिक जो होते हैं, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, ऐसा पढ़ा। और तुमको दूसरा जो था एक आयनिक जो होता है, आयनिक जो होता है ये कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्री आयंस इन मोल्टेन स्टेट, ड्यू टू फ्री आयन इन मोल्टेन स्टेट। तो मोल्टेन स्टेट में जब ये फ्री आयन होता है इसलिए कंडक्टर होता है। और बाकी जो दो प्रकार के सॉलिड हमने क्रिस्टलाइन में पढ़ा था वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। ये कंडक्टर थे। और इंसुलेटर में कौन कौन थे? मॉलिक्यूलर और तुमको कोवेलेंट और नेटवर्क, कोवेलेंट और नेटवर्क। तो इतना तो सब लोगों ने पढ़ा था, ये इंसुलेटर होते हैं। ये तो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चैप्टर के शुरुआत में ही, जो हमारा जो एक सेकंड लेक्चर था इस चैप्टर का, जो कि हमने दिया था, जो तुम चाहो तो देख सकते हो, उसमें ये तुम्हारा पढ़ा भी होगा तुम। तो ये तुम्हारा कंडक्टिविटी के बारे में इतना तो पढ़ ही चुके होगे। तो अब हम लोग इसका डिटेल्स बताएं, किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होती है, कंडक्टर को कैसे, कंडक्टर सेमी, एक नया भी हम लोग टर्म करेंगे जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर कहेंगे। तो अभी क्लासिफाई तो हम लोग ब्रॉडली दो टाइप में, तुम इसको नोट कर सकते थे, तो इसको नोट कर लोगे। क्लासिफाई जो तुम्हारा करना होता है वो दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो क्लासिफाई जो हम लोग करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of conductivity, on the basis of conductivity। तो पहला क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि पहला नंबर हो गया कंडक्टर। तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है? ए नंबर में लिखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है वो मैं लिख देता हूं 10⁴ to 10⁷। एक होता है सीमेंस पर मीटर, सीमेंस पर मीटर, सीमेंस मीटर इनवर्स। ये तुम्हारा एसआई यूनिट आजकल जो है तुमको सीमेंस पर मीटर ही है कंडक्टिविटी का। ये ओम का उल्टा होता है, ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, ये चीज एसआई यूनिट। और तुम्हारा दूसरा जो तुम्हारा सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर जिसका की होगा तुमको कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, 10⁻20 to 10⁻10 होता है इसका सीमेंस पर मीटर में। और तीसरा जो कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है तुम्हारा ए बी, ये सी कर दो। चलो, तो ये तीसरा हो गया तुम्हारा जो कि नया सब्सटेंस हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, एक सॉलिड को सेमी कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन दो कंडक्टिविटी इस बीच में होगी, जो मैं डाटा ही लिख देता हूं। तो इसकी जो कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 to 10⁴ सीमेंस पर मीटर। तो ये तुम्हारा जो है कंडक्टिविटी के आधार पर तुम क्लासिफाई कर सकते हो, ये तीन प्रकार में कंडक्टिविटी के आधार पर। ये कंडक्टिविटी का इस रेंज में है तो उस सब्सटेंस को इस कैटेगरी में रख सकते हो। तो कंडक्टिविटी हो गया। जो इंसुलेटर तो कंडक्ट करते ही नहीं है,
और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये भी कंडक्ट कम ही करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है, लेकिन कुछ टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो कंडक्टिविटी के आधार पर तो हमने क्लासिफाई कर दिया। एक क्लासिफिकेशन का जो टाइप है जिसको हम लोग बैंड थ्योरी कहते हैं, एनर्जी बैंड। तो इसको पहले समझते हैं, एनर्जी बैंड ये क्या होता है। तो एनर्जी बैंड जो होता है, एनर्जी तो लेवल जैसे समझा होगा कि जो एटम होते हैं उसमें अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कुछ हाइड्रोजन एटम जो क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर तुम पढ़ा होगा तो कुछ याद अगर हो तुम्हें, तो जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दूसरे ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं तो -3.4, थर्ड ऑर्बिट में -1.5, फोर्थ ऑर्बिट में -0.85। तो निगेटिव ही एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी कभी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए रहेंगे, उससे बॉन्डेड रहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा निगेटिव ही होती है किसी भी एटम में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट बढ़ते जाता है, फर्स्ट की एनर्जी सबसे कम लोएस्ट होगी, सेकंड की उससे ज्यादा होगी, थर्ड की एनर्जी की क्या होता है, एनर्जी बढ़ते जाता है, जो कि ऑर्बिटल पर भी ऐसे डिपेंड करता है, एसपीडीएफ इस पर भी निर्भर करता है ब्रॉडली, जो कि तुम पढ़ा भी होगा क्लास 11 में। तो खैर यहां पर हम बात कर रहे थे कि हर एटम की अपनी क्या है, हर एटम की एक एनर्जी लेवल होती है। जैसे अगर सोडियम की बात करें, सोडियम है तुम्हें, सोडियम का 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ऐसा। तो ये सब एनर्जी लेवल्स है। 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी सबसे, फिर उससे ज्यादा 2s की होती है, उससे ज्यादा 2p, उससे ज्यादा क्या होगा 3s, सो ऑन। तो ये एनर्जी क्या होगा, फिर आगे जो 3p होगी इससे ज्यादा होगी, तो जो 3p वैकेंट है तुम्हारे अभी इसमें, जो सोडियम के केस में, तो ये एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसकी एनर्जी क्या हो रही है, यानी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी लेवल के रूप में दिया हुआ, एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में है। तो एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग के रूप में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में तुमको ये लिखा हुआ है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो जाहिर है कि एनर्जी सबसे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ा, जैसे जैसे ऑर्बिटल्स जो हो गए, ज्यादा एनर्जी मतलब तुम्हारा क्या होगा, बढ़ते गया। तो जो सबसे जो इसमें है तुमको एनर्जी लेवल बढ़ा। अब एनर्जी लेवल के बाद एक वर्ड यहां पे एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड एक शब्द है। तो जब बहुत से एटम्स, when many atom of same element mix together, their energy level overlap each other. तो एनर्जी लेवल कब बनता है, when many atoms of same element come closer, their orbitals overlap, और उसके ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, एंड दे फॉर्म एनर्जी बैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। देखो मतलब कि मैंने तो अभी लिख दिया कि जब एक ही के बहुत कम, जब एक ही एटम, जो एलिमेंट के बहुत से एटम क्या आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप करके वो एनर्जी बैंड क्रिएट करेंगे। जैसे यहां पर सोडियम, एनर्जी बैंड का मतलब क्या हुआ ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है किसी की एनर्जी मानते हैं कि 1s की या 2s या 3s 3p, तो 3s की एनर्जी मान लेते हैं कि अगर इसकी जो एटॉमिक लेवल में E थी तो उसकी एनर्जी प्लस माइनस थोड़ा सा कुछ कम भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ये बढ़ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में अगर है। तो ये जो तुम्हारा हो गया एक E माइनस 0.1 से E माइनस, देखो अब एनर्जी को अगर इस ढंग से दिखाएं तो यहां से लेके यहां पर E होता तो एक सिंपल लाइन होता यहां पर, तो यहां पर हो गया E जो भी तुम्हारा एनर्जी रहा होगा उसमें माइनस 0.1 और यहां से E प्लस 0.1 इतना तक का एनर्जी हो गया। दैट इज, ये हो गया तुम्हारा अब 3s की एनर्जी लेवल ये हो गई है। ये तो इट इज एनर्जी बैंड, ये 3 का एनर्जी से यहां तक लेके क्या बन गया, ये एनर्जी बैंड बन गया। ये एनर्जी बैंड हो गया। अब पहले इसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स थी कि E के बराबर थी,
और जब बहुत से एटम्स इसके करीब आए तो जो सोडियम का यहां पर जैसे एग्जांपल लिए, तो बहुत से एटम जब करीब आए तो बहुत से सोडियम एटम के ऑर्बिटल से एक दूसरे से ओवरलैप करके एनर्जी को क्या हो गया, उससे कुछ एक्सचेंज हुआ, जिससे कि वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं होकर के उसकी एनर्जी क्या हो गई, कुछ की कम हो गई, कुछ की थोड़ी ज्यादा हो गई, तो एक एनर्जी बैंड का क्रिएशन हो जाता है। तो आई थिंक कि तुमको समझ में आ गया एनर्जी बैंड क्या है और एनर्जी लेवल क्या है। अब हम लोग इसमें आते हैं दो एनर्जी बैंड में, दो चीज हम लोग जो दो जिस पर ज्यादा ध्यान हम लोग देते हैं, जो कंडक्टिविटी में काफी जो अहम जिसका रोल होता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहां पर तुम चाहते हो तो इसको जो है तुमको नोट कर सकते हो, यहां पर देख लो, इसको मिटा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब हम लोग कंडक्टिविटी पर आएंगे। एनर्जी बैंड समझ में आ गया होगा, इसमें जो भी तुम नोट करना चाहो कर सकते हो, और डिटेल नोट्स के लिए तुम जो है राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहां से तुम्हें क्या मिल जाएंगे, ऐप तुम डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे तुम्हें डिटेल नोट पूरे सॉलिड स्टेट के हो या फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबके नोट्स मिल जाएंगे। तुम उसमें ज्वाइन लाइव क्लास, या तुम्हें जहां भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो रही है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, जहां भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें पर्सनल भी हेल्प के लिए तुम उसमें संपर्क करो। उस नंबर वहां दिया हुआ है, उसमें राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर तुम जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड। अभी तुमने देखा कि एनर्जी बैंड क्या होता है। जब एनर्जी बहुत से क्लोज आ गए, बहुत से एनर्जी लेवल क्या हो गए, एटम एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो वो किसका फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी बैंड का। तो हम लोग अब दो एनर्जी बैंड पर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे वैलेंस एनर्जी बैंड क्या हुआ, वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, और एक कंडक्शन एनर्जी बैंड, जिसको वीबी भी कह सकते हो, वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस वीबी। ये दो जो इसमें तुमको डिटेल में इसको देखते हैं। वैलेंस बैंड क्या होगा, तो वैलेंस सेल तो समझते ही होगे, जहां पर कि वैलेंस सेल जिसमें कि लास्ट सेल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फील्ड हो। द एनर्जी बैंड of solid which is fully or partially occupied, fully or partially occupied and contains and having maximum energy and having maximum energy is called valence band, is called valence band। तो जिसकी एनर्जी क्या हो गई, जिसकी जो पार्सली हो या मैंने आधा भरा हो या पूरा भरा हो, जो ऑर्बिटल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आधे भरे हुए हो या पूरे भरे हुए हो, और लेकिन जिसकी एनर्जी क्या हो, सबसे हाईएस्ट हो किसी सॉलिड में, वो क्या कहलाएगा, उसका वैलेंस बैंड कहलाएगा। जैसे कि सोडियम के केस में देखते हैं, सोडियम में अभी देखा था तुमने, तो इसमें जो एनर्जी से एनर्जी बैंड बन गया होगा। अगर बहुत से एटम आएंगे तो 1s2 2s 1s का एनर्जी बैंड होगा, फिर 2s का एनर्जी बैंड होगा, फिर 3s का होगा। तो सोडियम के केस में कहां तक इलेक्ट्रॉन भराता है ये देखना चाहते हैं हम लोग। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये वैलेंस सेल है, तो वैलेंस बैंड हो गया। ये वैलेंस बैंड हो गया इन केस ऑफ सोडियम, ये वैलेंस बैंड हो गया, जिसमें कि पार्सली भरा हुआ है, और देखिए सबसे एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी भी इसकी जैसे जैसे एनर्जी भी बढ़ते गया, तो ये सबसे ये क्या बन गया, वैलेंस बैंड हो गया। अब हम लोग दूसरा, ये वैलेंस बैंड हो गया इन केस ऑफ सोडियम, वैलेंस बैंड हो गया इन केस ऑफ सोडियम। ये वैलेंस बैंड सबका जिसमें कि हाईएस्ट भरा हुआ रहेगा, जिसको वैलेंस सेल कहते हो। दूसरा होगा तुमको कंडक्शन बैंड। Conduction band, the energy band which is completely vacant, and having lowest energy
energy is called conduction band, is called conduction band। तो ये कंडक्शन बैंड होता है। तो ये वैलेंस बैंड का होगा तुम्हारा, इसको सीबी भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, सीबी। कंडक्शन बैंड क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ इन केस ऑफ सोडियम 3p इज द कंडक्शन बैंड, इन केस ऑफ सोडियम, इन केस ऑफ Na 3p इज कंडक्शन बैंड। तो समझ में आ गया, 3p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया कंडक्शन बैंड हो गया। तो ये तुम्हारा दो जो बैंड है ये काफी रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखो अब इसको देखते हैं, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझ में आ गया होगा कि ये वैलेंस बैंड क्या होगा, जिसमें कि मैक्सिमम और एनर्जी लेवल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फिल्डर होते हैं, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। और जिसमें जो कि पूरी तरह खाली हो, जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट हो, वो क्या कहलाएगा वैलेंस बैंड कहलाएगा। तो ये जो तुम्हारा है, अब यहां पर देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जो वैलेंस बैंड का एनर्जी, और ये तुम्हारा मान लेते हैं कि ये वैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होता है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी होंगे, ये जो एनर्जी गैप है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का जो ये गैप हो गया, एनर्जी गैप, ये डिफरेंस क्या हो गया एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप बराबर क्या हो गया तुम्हारा, एनर्जी गैप बराबर एनर्जी ऑफ Vb माइनस एनर्जी ऑफ Cb। एनर्जी गैप इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड Cb माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। इन दोनों का डिफरेंस कर दिया एनर्जी का। तो ये जो तुम्हारा होगा एनर्जी गैप, अब क्या होगा अगर एनर्जी गैप ये कम होगा तो या तो ओवरलैप भी कर जाता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ये दोनों बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप भी करता है, मतलब ये जहां से इसका अंत होगा वहीं से इसका शुरुआत हो गया, या कुछ एनर्जी गैप रहा मेटल में। मेटल दो तरह के होंगे, या तो इसके एनर्जी गैप क्या होते हैं बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, मतलब जीरो हो गया, एनर्जी गैप ही नहीं होगा बिल्कुल, ये ओवरलैपिंग हो गया, इसका जहां से मैक्सिमम हो उसके पहले इसका मिनिमम शुरू हो गया। तो ऐसे भी हैं जो कंडक्ट, तो आसानी से वो कंडक्ट कर सकते हैं। या थोड़ा बहुत एनर्जी गैप भी होता है कंडक्टर में, बहुत से कंडक्टर हैं जिसमें कि एनर्जी गैप होता है जो कि सामान्य टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर है, उस पर इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से क्या हो सकते हैं, यहां जा सकते हैं, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चले जाते हैं और इस प्रकार वो कंडक्ट करते हैं। तो एक चीज तुमको अभी तक जो समझ में ये बात आ रही होगी धीरे धीरे कि किसी चीज के कंडक्टिविटी में ये वैलेंस बैंड और एनर्जी और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है, ये इट इज मतलब क्या कहें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर एनर्जी गैप ज्यादा कम होगा, जो कि कंडक्टर में होता है, एनर्जी गैप कम होगा तो ऑटोमेटिक है वो कंडक्ट करेगा आसानी से, और जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां जा पाएंगे, कंडक्शन बैंड में एनर्जी लेकर के, और इस प्रकार वहां कंडक्ट करेगा वो सब सॉलिड, वो जो सॉलिड होगा गुड कंडक्टर होगा। लेकिन ये एनर्जी गैप जब बहुत अधिक हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा ही नहीं पाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये बैड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर हो जाएगा ये। लेकिन एनर्जी गैप अगर फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो, ये मतलब थोड़ा सा एनर्जी गैप हो जो कि कुछ हीट वगैरह देने से, कुछ टेम्परेचर देने के बाद वो प्राप्त कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, उस टाइप के सब्सटेंस क्या है, सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से एनर्जी गैप के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टर या सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी गैप क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी गैप लो, तो क्या होगा तुम्हारा, ये कंडक्टर होगा। तो ये जो तुम्हारा था कंडक्टर का, जैसे एक रफली मैं बोल देता हूं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में कोई डाटा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंडक्टर ये जो 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब जो वैल्यू पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन, मैं डाटा बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, तुमको मैं यूं ही बोल दिया मैंने एक रफली, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं है उस डाटा को, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो यह तुम्हारा होगा कंडक्टर के लिए लो हो गया, लो का मतलब 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग रेंज में। सेमी कंडक्टर के लिए जो ये होता है तुम्हारा, सेमी कंडक्टर के लिए ये होता है तुमको अप टू फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इन बिटवीन क्या होगा तुम्हारा, ज्यादा दोनों के बीच में इन बिटवीन
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहां तक हो गया तुम्हारा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लगभग होता है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के लिख ही देते हैं, चलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ा सा होता है ये डाटा तुम्हारा हो गया। और क्या है तुम्हारा लो हो गया यहाँ पे 0 से, तब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में कह सकते हो इसको, 0 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में क्या होगा तुम्हें, ये इंसुलेटर में क्या होगा, ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग ज्यादा होगा, तो ये सामान्यतः मुश्किल हो जाता है कि इतना थर्मली जो है नहीं जा पाता है। तो ये इस एनर्जी गैप के आधार पर, तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक में जो लो है इसमें क्या हुआ, इंसुलेटर में हाई हो गया और इन बिटवीन दीज टू दैट इज सेमीकंडक्टर हो गया। ये डाटा तुम्हारा मेंशन नहीं है, तो ये बात ध्यान रखोगे, ये डाटा को मेंशन नहीं किया हुआ तुम्हारा, ये डाटा को नहीं भी नोट कर सकते हो। तो यहां पर तुम्हारा एक मैंने आइडिया के लिए बता दिया, तुम माइंड में रख सकते हो कि एक फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जैसे कि तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे हैं तुम्हारे, जो कि 2 फेमस सेमीकंडक्टर हैं, जो उसके होते हैं 2.1 एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके एनर्जी गैप है। और तुम्हारा जो है ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया एनर्जी गैप। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब हम लोग ये यहां तक तो तुमको एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड इसे समझ में आ गया होगा लगभग, आई थिंक कि इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं और तो कंडक्ट करने का मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर है तो वो एनर्जी गैप इतना है कि सामान्य टेम्परेचर पर आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और वो कंडक्ट करेंगे। लेकिन जो कि तुम्हारा कहते हैं सेमीकंडक्टर हैं, जिसमें कि कुछ टेम्परेचर दे करके, जब राइज करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे करके हम क्या कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, वो जाना बहुत कठिन होता है उसमें, नहीं तो वो सब्सटेंस कंडक्ट नहीं करते हैं। अब हम लोग जो है इसके आधार पर क्लासिफाई हमने 3 पार्ट में कर लिया कंपाउंड को, सॉलिड को। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में कैसे होता है, सेमीकंडक्टर जो तुम्हारा नया है टॉपिक, और इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। तो जाहिर है कंडक्टिविटी के लिए तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो अभी हमने सीखा वो काफी वाइटल रोल प्ले करता ही है। ये वैलेंस बैंड है, इसकी एनर्जी गैप होगी, कुछ दोनों के क्या है, एनर्जी गैप होंगे। तो एनर्जी गैप जो यहां पर है इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। जैसे तुम क्लास 12 के जो फिजिक्स में है, जिसमें सेमीकंडक्टर में जो हमारा लेक्चर भी होगा या बाद में तुम पढ़ोगे तो उसमें इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप वगैरह भी कहा जाता है। क्लास 12 में इसका डिटेल्स और दिया हुआ है फिजिक्स में, ज़्यादा बड़ा में सेमीकंडक्टर चैप्टर में तुम देखोगे, जो कि राष्ट्रीय के नोट्स पर तुम सेमीकंडक्टर जो चैप्टर जा करके उसका भी देख सकते हो, उसको भी प्ले करके तुम और ज़्यादा डिटेल में इसकी पढ़ाई कर सकते हो। सेमीकंडक्टर जो क्लास 12 फिजिक्स में तुमको पढ़ना भी है, क्लास 12 में फिजिक्स में, जो कि लास्ट में दिया हुआ है बुक क्लास 12 फिजिक्स के लास्ट में दिया हुआ, जो सेमीकंडक्टर नाम से एक चैप्टर रखी है, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर तुम पढ़ोगे ही पहले, उसके जितने कंडक्ट कैसे करते हैं उसके काफ़ी डिटेल्स में बताए गए हैं, अभी तो थोड़ा सा उसमें आइडिया देना है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का नाम जैसे सुना होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, तो ये सब तुम्हारा जो है एम्पलीफायर वगैरह जैसे तुम्हारा हुआ, वो सब भी उसी का यूज होता है, ट्रांजिस्टर का, मॉड्यूलेटर, तो ये सब तुम्हारा ऑसिलेटर, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स जुड़े हुए हैं, उन सबों के बारे में पढ़ाई होगी क्लास 12 फिजिक्स में, जिसके लेक्चर तुम राइस्टोरियल ऐप से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ भी। तो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा ये जो वैलेंस बैंड, और ये क्या है तुम्हारा, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर में क्या होती है, कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो जब इसको एनर्जी दिया जाता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एनर्जी को ले करके ये कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया तुम्हारा, यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कंडक्शन बैंड से चला गया। और यहां पर जो है ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्रिएट हुआ, यहां पे डिफिशियंसी हुआ, दैट इज कॉल्ड, और होल इसको कहते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका नाम क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल, इसको डिफरेंस जहां पे इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पे जो तो एक एक्स्ट्रा यहां पे देखो, यहां होल हो गया, यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ। तो ये एक तो थर्मली जनरेटेड होल और इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई है,
तो अगर किसी ने थर्मली एनर्जी दिया तो यहां पर क्या हो, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। तो ये क्या क्रिएट हो गया, यहां पर होल क्रिएट हो गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफरेंशियल फ्लिप, दैट इज कॉल्ड होल। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं कंडक्टिविटी में। होल और इलेक्ट्रॉन इक्वली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होना या इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी है तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कहीं इधर उधर जाएगा, तो दोनों कंडक्ट करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो होल क्रिएट होगा। होल कैसे क्रिएट होता है समझ में आ गया होगा कि जब हम क्या करें, थर्मली जबकि हम लोग हीट किए, जिसके कारण क्या हो गया, यहां से कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, वैलेंस बैंड में। देन एक होल क्रिएट हो गया कहां पे, कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको कंडक्शन बैंड में। व्हेन थर्मली हीटेड, थर्मली व्हेन हीटेड कह सकते हैं, व्हेन थर्मली हीटेड द इलेक्ट्रॉन ऑफ, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड जंप टू कंडक्शन बैंड, जंप टू सीबी कंडक्शन बैंड, it creates hole in valence band and a free electron in conduction band। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है। व्हेन हीटेड मतलब कि ये थर्मली हटा दो, हीटेड कर दो सीधा थर्मली, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हीटेड। जब हीटेड किए, व्हेन हीटेड यहीं से कर दो, व्हेन हीटेड, जो थर्मली और हीटेड तो एक ही शब्द है। व्हेन हीटेड, जब हीट किया गया तो क्या होगा तुम्हारा ये, तो व्हेन हीटेड, जब हीट किया गया तो ऐसा होगा कि क्या हो गया, यहां पर एक क्या क्रिएट हो गया, यहां पर एक होल क्रिएट हुआ और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, जिससे कि एक जगह होल हो गया, दैट इज यहां पे होल कहलाया, और ये क्या हो गया, ये तुमको फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो क्रिएशन हो गया तुम्हारा, ये कंडक्टिविटी के लिए कंडक्शन करते हैं। लेकिन जो सामान्य टेम्परेचर पर, एज टेम्परेचर जैसे जैसे राइज करोगे तभी ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। लेकिन एट ए लो टेम्परेचर, सामान्यतः रूम टेम्परेचर पर इसकी कंडक्टिविटी काफी लो होती है। तो इन सबों को जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि एलिमेंटल स्टेट में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज an example of pure or intrinsic semiconductor। तो ये दो तुमको हैं जो कि सेमीकंडक्टर एलिमेंटल स्टेट में, दो सिलिकॉन और जर्मेनियम काफी फेमस हैं तुम्हारा, जो कि ये एक्ट करते हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो कि मैंने कहा था 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है, एनर्जी दीजिएगा तो आप यहाँ पे ये कंडक्टिविटी करेगा। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी एट मतलब जो सामान्य टेम्परेचर से कंडक्टिविटी इज नॉट वेरी गुड, ये कंडक्ट ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सम इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड टू मेक इट्स कंडक्टिविटी गुड। तो इसमें दो टाइप की कंडक्टिविटी, इसको क्या करते हैं, एक हम लोग डोपिंग कहते हैं प्रोसेस। तो डोपिंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, इंट्रिंसिक semiconductor, impurity is mixed in it, some impurity is mixed in it. This process is called the process of mixing impurity, the process of mixing impurities is called doping। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ इट इज कॉल्ड डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ मतलब मिक्सिंग, जो कि इम्प्योरिटीज को मिक्स करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यहाँ पे जो मिक्सिंग जो करते हैं हम लोग, दो टाइप के चीज का करते हैं।
जो है कि सिलिकॉन जर्मेनियम किस ग्रुप के है एलिमेंट? सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 15, सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन सिलिकॉन ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं। कार्बन सिलिकॉनियम जर्मेनियम टिन लेड, अगर तुमने याद किया होगा ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन तुम्हारा इंसुलेटर हो जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है तुम्हारा सेमीकंडक्टर में आता है, क्योंकि इसके एनर्जी गैप क्या होते हैं, कम होते हैं। कार्बन जैसे जैसे आप जाते हैं उसका एनर्जी गैप क्या होता है, ऊपर में जो है ज्यादा रहता है, नीचे आने पर एनर्जी गैप घटते जाता है, और इसलिए ये सेमीकंडक्टर के रूप में काम करते हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम ग्रुप 14 के हैं, तो इंप्योरिटी के रूप में या तो अगर ग्रुप 15 मिला दिए, इंप्योरिटीज के रूप में ग्रुप 15 के एलिमेंट, इंप्योरिटीज मिला दिए ग्रुप 15 एलिमेंट, जिसमें कि ग्रुप 15 में तुम्हें याद होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी, अगर इसको मिला दो तो इसमें क्या होगा, कार्बन का जो तुम्हारा है कितना होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, 4 हैं। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कार्बन ग्रुप में मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम में भी 4 ही होंगे, और इसमें जो ग्रुप 15 है तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा, जिससे कारण कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। जितना ही एटम आप डालेंगे उतना गुना इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, ये जो 1 एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस बार जो देखो थर्मली जनरेटेड जो होता था वो होता ही था, इसके अलावा भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बिकम्स क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बिकम्स मेजॉरिटी चार्ज करिए, क्योंकि इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पेंटावैलेंट है। ग्रुप 15 एलिमेंट कैसा हो गया, ये पेंटावैलेंट। तो इसमें जो है 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 1 कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन पर एटम, जितना इंप्योरिटी डालिएगा उतना क्या होगा, एक कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, और थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल हो गए तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब इस बार जो है जो कि इस तरह पे जो सेमीकंडक्टर बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर इंप्योरिटी के रूप में अगर हम लोग क्या मिक्स कर दिए, ये ग्रुप 15 को मिक्स किए, देन क्या बन जाएगा, ये ग्रुप 15 को जब मिक्स कर दिया गया इंप्योरिटी के रूप में ग्रुप 15 एलिमेंट, तो ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या बन गया, एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बता रहे हैं यहां पर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। एन टाइप कब बना, जब आपने ग्रुप 15 को मिक्स किया, दैट इज पेंटावैलेंट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल क्या हो गया, होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी, इसकी संख्या कम हो गई, इसकी संख्या कम का है, क्यों हुई, क्योंकि जो थर्मली जनरेट है वही रहेगा ये, और ये जो जितना एटम, जितना ही डोपिंग में जितना एटम आया पर एटम, सब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आया हुआ है। ग्रुप 15 में जो कार्बन के बैलेंस, कार्बन ग्रुप जितने हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम सबके बैलेंस कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ग्रुप 15 जब आपने आर्सेनिक एंटीमनी मिलाया तो उसके जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर जो डोप्ड एटम है उसके अकॉर्डिंगली हमको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। अब तुम्हारा जो दूसरा टाइप का जो है, दैट इज पी टाइप का एक होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखते हैं क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तुम्हें कि इसमें इंप्योरिटी मिलाएंगे, जाहिर है कि इसमें होल मेजॉरिटी होना है, तो इंप्योरिटी में ग्रुप 13 का मिलाओ, ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 14 में तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन घट गया इसमें, तो इसमें होल क्या हो जाएगा, ज्यादा क्रिएट होगा, जहां पर भी तुमको, जहां पर भी इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जहां से भी इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन लेने का एक कोशिश करेगा, जहां पे जैसे कार्बन का, जैसे कि तुम्हारा अगर बॉन्डिंग को देखा जाए, मान लेते हैं सिलिकॉन का एक एटम 4 एटम से, 4 तरफ से जुटा हुआ है सिलिकॉन से, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इस जगह पे चला गया, मान लेते हैं कि ग्रुप 13 का एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम दे दिया, तो यहां पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, इसको 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर एक क्या हो गया, होल क्रिएटेड हो गया इसमें। तो ये जो होल, इसमें जितना डालते जाइएगा आप ग्रुप 13 का एलिमेंट, उतना होल क्रिएट होगा, और उतना अधिक होल क्रिएट होगा, तो इसका मतलब होगा कि इसमें कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, होल हो जाएगा, होल इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसलिए मेजॉरिटी जब पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो गया इसमें। तो ये तुम्हारा हो गया इसमें, ये ग्रुप 13 में होल ज्यादा हो गया, क्योंकि जहां पर कि इलेक्ट्रॉन जैसे 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में चारों तरफ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने कहीं पर डाल दिया क्या चीज, जो कि ग्रुप 13 का जो मैंने इलेक्ट्रॉन कहा, जैसे गैलियम, इंडियम, तो उसमें क्या हो, 3 ही वैलेंस होता है, एक जगह पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, दैट इज होल इज क्रिएटेड इन दैट लैटिस।
और उसके कारण जब होल क्रिएट हो गया उसके लेटिस में, तो वहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जैसे होल यहाँ पे होगा, बगल वाला से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस ढंग से क्या होगा, इधर उधर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करना शुरू कर देगा। तो आई होप कि तुम्हारा जो था केमिस्ट्री, जो कि तुम्हारा केमिस्ट्री बुक में जो सॉलिड स्टेट में दिया हुआ था, उतना तुमको जहां तक ये है समझाते हुए इसको बता दिया गया। नोट्स के लिए तुम राइस्टोटल के ऐप पर जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें से जो डिटेल नोट्स हैं तुमको किसी भी चैप्टर्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री के तुमको मिल सकता है, सॉलिड स्टेट के भी मिल जाएंगे, तो इसको नोट कर सकते हो। और जहां तक कि इसके ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो तुम सेमीकंडक्टर जो क्लास 12 फिजिक्स में है तुम्हारा, जो कि प्लेलिस्ट में देखोगे, तो उसमें तुमको मिल जाएगा। राइस्टोटल ऐप पर आकर के उस प्लेलिस्ट से तुम क्या कर सकते हो, उसकी भी पढ़ाई कर सकते हो। तो वो तुमको इससे ज्यादा डिटेल में से पढ़ाई होगी। तुम्हारा जो अभी सिलेबस जितना था उसको समझाते हुए तुम्हारा इतना ही था। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर तुमने पढ़ लिया। एन टाइप में उनको कैसे कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप में फिर से एक बार मैं बोलता हूं, सेमीकंडक्टर में एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटी मिलाते हैं हम लोग, ग्रुप 15 का एलिमेंट, दैट इज आर्सेनिक एंटीमनी, जो कि पेंटावेलेंट होता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन गया और होल क्या हो गया, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और दूसरा होता है तुमको एक पी टाइप के लिए क्या, कौन सा इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, ग्रुप 13 का एलिमेंट, दैट इज कौन सा उसमें मिक्स करेंगे, गैलियम इंडियम मिक्स कर दीजिए। गैलियम इंडियम उसमें होल क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट होगा तो होल जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, और चूंकि ये इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन जो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जिसकी संख्या इक्वल, तो वो तो रहते ही हैं क्रिस्टल में, इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन और होल दोनों में ही रहते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा हो जाता है इंप्योरिटी मिलाने के कारण। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप और पी टाइप। आई होप कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर में कैसे करना है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो ही जाते हैं, जो कि चूंकि एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के इतने कम होते हैं कि आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें कंडक्ट कर जाते हैं। या तो जीरो भी होता है जो कि ओवरलैप हो जाता है, या तो कुछ वेरी लेस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक लगभग होता है, और तो इसलिए उसमें आसानी से करते हैं। लेकिन जब सेमीकंडक्टर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी कब बढ़ती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, बट कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है, घटती है। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है, बट सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है कंडक्ट में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसी के साथ तुमको क्या कहते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको चाहो तो इसी में तुमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हो, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, जिसमें कि इसको डील कर देते हैं सॉलिड स्टेट में। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा हो गया, अभी इसी लेक्चर में शामिल कर लेते हैं किसको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें दो टाइप के, जैसे कंडक्टिविटी तुमने देख लिया, इलेक्ट्रिकली 3 पार्ट में बांटा तुमने, जिसमें कि कंडक्टिविटी के आधार पर तुमको पहले था, उसके बाद तुमको एनर्जी बैंड के बारे में बताया गया, एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या डिफरेंस है वो देखा। फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों की एनर्जी गैप के आधार पर क्या, तुमने सॉलिड को 3 पार्ट में बांटा, और जिसमें सेमीकंडक्टर के 2 टाइप हो गए, एन टाइप, पी टाइप। किस तरह से इंप्योरिटी मिलाने पर, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जो कि प्योर स्टेट में, और डोपिंग करने पर किया गया, जिससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे कहते हैं। जो डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके 2 टाइप थे, कौन कौन, एन टाइप एंड पी टाइप। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। और नोट्स के लिए तुम राइस्टोटल ऐप से जाके माध्यम से उसको नोट्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके लिख सकते हो उसको, या अपने से भी पढ़ के एनसीईआरटी बुक से नोट्स बना सकते हो। सारे जो तुम्हारे जो पोर्शन कंप्लीट किए गए, जिसमें कुछ समझाने का खैर थोड़ा सा जो लिया गया, उसमें तो एनसीईआरटी बुक से ज्यादा भी था, लेकिन जो मटेरियल तुम्हारा था वो वहीं तक का था, एनसीईआरटी बुक से ज्यादा नहीं गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे होते हैं जो कि एटम्स में, वो जाहिर है कि 2 तरह का इलेक्ट्रॉन मोशन करता है। एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन होता है ये। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का ये तुम्हारा मोशन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन मोशन। और दूसरा होता है अपने एक्सिस पर ये घूमता है, जैसे कि अर्थ दोनों साइड का घूमता है। अर्थ जैसे कि सन के चारों ओर घूमता है, एक तो वो मोशन होगा रिवॉल्यूशन का, और एक रोटेशन है जो कि अपने एक्सिस पर घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन भी तुमको जो है एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन 2 तरह के होते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुछ एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिनिंग मोशन को कहते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है कौन सी, क्लॉकवाइज होता है,
और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये दो तरह का तुमको होगा, जो कि हुंड्स रूल वगैरह में तुमने देखा भी होगा, दो जो कि तुमको एरो करके ऐसे देता था, एक क्लॉकवाइज के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, जो क्लास 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ा होगा, जिसका हम लोग साइन इस ढंग से दिया करते थे। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग देते थे। तो ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पेयर्ड हो गए, मतलब कि अगर तुम्हें जितना इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे जितना हो गए, तो जो इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन से एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है ये रिवॉल्विंग, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन is responsible for magnetic moment, is responsible for magnetic मोमेंट। और जो तुमको क्लास 12 का जो तुम्हारा जो कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से, क्लास 12 फिजिक्स में इन सबों को तुम आसानी से बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हो, कितना उसको डेरिवेशन भी करोगे, जो तुमको देख सकते हो। मेरा लेक्चर भी होगा तुमको क्लास 12 फिजिक्स में, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है चैप्टर मैग्नेटिज्म क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें तुम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कैलकुलेशन भी करके किया हुआ तुमको मिल जाएगा, जिसमें तुम देख सकते हो कितने मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, जो कि हम लोग केमिस्ट्री के दायरे में भी नहीं आता है। और एक जो तुम्हारा होता है इसके ये बहुत छोटा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग एक बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट में यूज करते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन इसको पढ़ते हैं। तो 1 बोर मैग्नेट्रॉन इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन, ये बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन हो गया तुम्हारा। इसका हो गया तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा, उस जो एनर्जी जो होता है तुमको बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग बोर मैग्नेटिक यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो होंगे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट जो के आधार पर, जो कि तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे पेयर्ड है अगर, तो एक जितना एक क्लॉकवाइज में क्रिएट करेगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में क्रिएट कर देगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल्स आउट। जो कि अगर तुम्हारा सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, जितना क्लॉकवाइज वाला देगा उतना, अगर एंटी क्लॉकवाइज देगा तो दैट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो कि मैग्नेटिक मोमेंट जो कि तुम्हारा एक डायरेक्शन में अगर सारा चल जाए तो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अगर एक डायरेक्शन में जो अलाइन हो जाए दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द कंपाउंड। तो इसके आधार पर हम लोग जो है मैग्नेटिक मतलब कि इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सब्सटेंस को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है किताब में तुम्हारा। तो कुछ चर्चा कर दे रहे हैं जिसका, दैट इज पहला है तुम्हारा पैरामैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। ये वीक मैग्नेटाइज होता है, जब क्या किया जाता है, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में वे वीक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करोगे तो उसके डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब हटाओगे मैग्नेटिक फील्ड तो ये अपना लूजेज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लूज कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड जब खत्म कर देंगे तो लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लूज कर जाएगा लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड, एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब रिमूव करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना लूज कर देगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, और ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम लोग हिट कर दें या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें तो इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसे अगर तुम बुक से भी नोट्स लिख सकते हो या राइट ऐप से लिख लोगे, इसका मैंने एक समझा दिया। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे तुम्हारे बुक में, जैसे इस टाइप के सब्सटेंस, जैसे O2 है तुम्हारा, जो कि क्या करते हैं, इस तरह के शो करते हैं। Fe3+ है, Cr3+ है तुम्हारा, ये सब क्या शो करते हैं, ये सब तुमको एग्जाम्पल्स हो गए किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। दूसरा सब्सटेंस तुम्हारा दिया हुआ है डायमैग्नेटिक, दूसरा सब्सटेंस है तुम्हारा डायमैग्नेटिक। इसमें क्या होंगे, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर है कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो ही हो गया होगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें बचा ही नहीं। जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। और दूसरा होता है कि ये अपोजिटली मैग्नेटाइज होता, अपोजिटली मैग्नेटाइज होता, अपोजिटली, जैसे वो डायरेक्शन होता था, ये अपोजिटली मैग्नेटाइज होगा, बहुत कम, ये अपोज करता है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अपोजिटली मैग्नेटाइज। उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो सब्सटेंस, इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए, वीकली ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। और क्या करता है, रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट के बजाय क्या करेगा, ये रिपेल करता है ये। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम्हारा हो गया NaCl है, H2O है तुम्हारा, H2O, NaCl, N2 etc, ये सब क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। उसके बाद तुमको जो तीन और जो पार्ट बांटा गया है, जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक हो गया तुम्हारा, तीसरा हो गया जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा ये, इसमें जो होगा तुम्हारा डोमेन एक ही डायरेक्शन, सारे जो कि मैग्नेटिक मोमेंट के जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में सब एक डायरेक्शन में लाइन हो जाएंगे, ये सारे एक डायरेक्शन में जाएंगे। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन दिखाए जा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं, सारे जो हैं एक डायरेक्शन में। जब बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस तरह के सब्सटेंस में क्या आ जाएंगे, सभी एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। और इवन मैग्नेटिक इट बिकम्स परमानेंट मैग्नेट, इट बिकम्स मैग्नेट इवन आफ्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। एक्सटर्नल फील्ड को जब रिमूव भी कर दोगे तब भी क्या रह जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट रह जाएगा, क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट है सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो फिर वो अलाइन ही रह जाते हैं, जो कि समाप्त नहीं होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स है तुम्हारा, इसका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल, जो एलिमेंट में चार एलिमेंट है, Fe, फेरस, कोबाल्ट, CO मतलब O इज स्मॉल, CO कोबाल्ट, निकेल और गैडोलिनियम कहते हैं, GD। तो क्या क्या नाम हो गया, Fe, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, GD, जो F ब्लॉक एलिमेंट है, जिसका नाम हो सकता नहीं सुना होगा। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, ये याद कर लो किस कौन सा हो गया, ये सब फेरोमैग्नेटिक के हो गए। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक, चौथा नंबर में आ गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो उसमें क्या होते हैं, डोमेन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जैसे जितना दोनों डायरेक्शन में इक्वली होते हैं तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल क्या आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जैसे इसके एग्जांपल्स क्या होंगे तुम्हारे, एग्जांपल्स इसके हैं MnO है, जैसे इसमें एग्जांपल MnO हो गया। और तुमको पांचवा जो तुम्हारा फेरी मैग्नेटिक, तो तुम इसका नाम वगैरह देख सकते हो। उसमें क्या होगा, कुछ एक डायरेक्शन में ज्यादा रहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरे में क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या होगा, वीकली रहता है। तो इसके जो तुम्हारा क्या कहते हैं, इसका जो एग्जांपल्स है तुम्हारा, जैसे कुछ दिया हुआ तुमको Fe3O4 है, दूसरा है MgFe2O4, ZnFe2O4, ये तुम्हारा तीन एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। तो तुम इन सबों को मैंने लिख दिया, ऐसे तुम एनसीईआरटी बुक से भी देख सकते हो, इसका नाम वगैरह देख लोगे, तुम उसमें स्टडी करके आराम से इसमें क्या कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, या तुम्हारा क्या कहते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ से तुम पढ़ सकते हो। तो आई होप कि तुमको जो है ये जो तुम्हारा सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, इसका थ्योरी जो कंसेप्ट का जो क्लास था, जिसमें कि हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ा, तो ये तुम्हारा समाप्त हो गया। और जो इसके जो क्वेश्चंस जो कि होंगे, जो भी तुम्हारा जो तुम्हें दिक्कत है, क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक्स के होंगे या तुम्हारा किसी भी और भी के होंगे, इसके लिए जो पहले एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बना लोगे इन टेक्स्ट, और मुझे तो उम्मीद है कि इन टेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग बना लिए होगे, अगर नहीं बनाया तो उसको बना लो। उसके बाद तुम एक्सरसाइज को सॉल्व करो, और जितना जहां पर थ्योरी है एनसीईआरटी बुक को पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद एनसीईआरटी बुक में पर और अच्छी पकड़ पा, जो कि जेईई और नीट वगैरह के एग्जाम के लिए तुम चाहो तो उसमें जो है एग्जाम्पलर का बुक का यूज कर सकते हो। एडवांस का तुमको और क्वेश्चन चाहिए, एडवांस लेवल के जो भारी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा के क्वेश्चन चाहिए, तो राइसिकल ऐप के द्वारा उसमें तुम अपनी उसमें जो डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव के सारे मिल जाएंगे, तो उसमें भी तुम आके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो है राइसिकल ऐप को तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी क्वेश्चन जिसको दिक्कत हो, किसी भी कंसेप्ट में किसी को दिक्कत आ रही है जो पढ़ने में, तो वो हमसे पर्सनली भी उसमें संपर्क कर सकता है। डाउट क्लास भी मिल जाएंगे, लाइव क्लास भी उसमें मिल जाते हैं, तो नोट्स भी सारे मिल जाएंगे। और इस प्रकार से क्या होंगे, तुम अपना सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे तुम्हें, चैप्टर बिल्कुल लगातार सारे चैप्टर वाइज किए हुए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस प्रकार से तुम आकर के सारे को स्टडी कर सकते हो। तो आई होप कि तुम्हें ये सॉलिड स्टेट चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ वीडियो को लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।